Hello everyone, we are back with another video. This time we are continuing the periodic classification of elements. हमने इसके दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं सो दैट कि आप लोग जाके वो पहले देख लीजिए सो दैट कि आप इसमें अपने जो भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे उससे सेंस बना पाएंगे। तो हम बढ़ते हैं चैप्टर में आगे। तो आज जो आप ये इमेज सामने देख रहे हो ये है हेनरी मोजले की। हेनरी मोजले की ये वो इंसान है। इनके अलावा और लोग भी थे, जैसे डी ब्रॉगली थे, हमारे बोहर थे, बहुत लोग थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में हेल्प की। लेकिन जो प्राइमरी पर्सन, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आदमी थे, वो थे हमारे हेनरी मोजले। ये इतने इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, आप लोग को जानने का थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए क्योंकि ये जस्ट बॉर्न हुए थे 1887 में और इनकी डेथ हो गई 1915 के अराउंड। सो नियरली जस्ट ये 28 की एज में ही इनकी डेथ हो गई। सो बहुत यंग एज में इनका डेथ हुआ क्योंकि ये उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चालू था, जो बोलते हैं ना वर्ल्ड वॉर 1 चालू था। तो उस टाइम पे अपने कंट्री यूके ब्रिटेन को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपने, ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने अपने साइंटिस्ट की जॉब छोड़ के वहाँ की रॉयल आर्मी को इन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे इनकी बोलते हैं ना शूट में डेथ हो गई। सो आप लोग एग्जाम्पल से हो सकते हो कि वर्ल्ड में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साइंटिस्ट हैं, प्लस वो लोग पैट्रियोटिक भी हैं, नेशनलिस्ट भी हैं, मतलब वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हेनरी मोजले उनमें से एक प्राइम एग्जाम्पल है। सो सब लोग को इनके इन्वेंशन के बारे में पता है, लेकिन ये फैक्ट नेट पे ऑलरेडी अवेलेबल, लेकिन कहीं कहीं पे ये जाहिर किया जाता है। तो ये ऐसे पर्सन थे हेनरी मोजले। और इवन इनके बारे में इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, जैसे बहुत लोगों को रहता है डाउट कि इनको नोबेल प्राइज मिला। तो इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पे फिजिक्स केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। अदरवाइज अगर उस टाइम पे अवेलेबल होता तो सबको पता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस थे नोबेल प्राइज पाने की। तो इसी हम लोग जो बोलते हैं पॉजिटिव नोट के साथ चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे हम। सो हम जो लास्ट टाइम पढ़े थे वो थे मेंडलीव की, हमने पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ ली थी। तो हमने देखा था उन्होंने कैसे बोला था। उन्होंने बोला था, एक बात बोला था उन्होंने कि, एक सेकेंड लिख लेते हैं, कि प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑफ एलिमेंट्स, जो उनकी प्रॉपर्टी लाइक की मेल्टिंग पॉइंट, एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन, जो रिपीट होते रहते हैं। पीरियोडिक फंक्शन, रिपीट होना इन द सेंस सिमिलैरिटी और उनके डिफरेंसेस दोनों के साथ। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, तो फंक्शन मतलब क्या, किसके वजह से, एटॉमिक मास की वजह से। ये बोला था उन्होंने हमारे मेंडलीव ने, जो खुद बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे। तो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मैंने बोला था, वहां पे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, वहां पे जो मेल्ट होने का था सॉलिड्स का, तो ये बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, और बढ़ने का भी एक लिमिट था कि कितना बढ़ेगा, उसका सबका रीजन उनके हिसाब से एटॉमिक मास था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा मेरिट। मेरिट मतलब क्या, कि क्या बातें उन्होंने बहुत अच्छी की जो उनके पीरियोडिक टेबल में, जो आगे के लिए बहुत काम में आया। तो उसमें पहला आता है, साइंस इज प्रोग्रेसिव, देर इज फ्रीडम इन साइंस टू रिवाइज द ओल्ड इंटरफरेंस बाय द यूजिंग ऑफ मोर एडवांस मीन्स एंड मेथड्स ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। आप क्या बोलते हैं, साइंस बहुत एडवांस क्यों होता है? जैसे कि उसमें फ्रीडम होती है कि आप जो चाहे अपने पुराने वाले लॉस को चेंज करके नए लॉज ला सकते हो बार बार, इसलिए इसे प्रोग्रेसिव सिस्टम कहा जाता है। इसलिए समाज भी उसी तरह से बोलते हैं, जहाँ पे साइंस होता है वहां पे लोग प्रोग्रेसिव होते हैं। जैसे यूएस लोगों को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, जैसे कि वो वहां पे वुमेन को ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता है, बच्चों को फ्रीडम दिया जाता है, उनको जो लर्न करना है वो लर्न करने दिया जाता है, पेरेंट्स के थ्रू उनको ज्यादा प्रेशर नहीं मिलता। तो ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी इसी को बोलते हैं। साइंस खुद में क्या है, उसकी वजह से प्रोग्रेसिव है। इसमें हम लोग सबसे अच्छी चीज क्या कर सकते हैं कि पुराने लॉ को चेंज करके नया लॉ ला सकते हैं। कैसे? लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स और साइंस आर क्लियरली सीन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में यही देखा उन्होंने, पुराने कुछ चीजों को ठीक करके नया चीज स्टैब्लिश किया। कैसे? व्हाइल अप्लाइंग द लॉ दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, देखिए लाइन जान है पूरे इसकी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, आज पीरियोडिक फंक्शन, इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि पीरियोडिक फंक्शन क्या है, जो रिपीट करता है सिमिलैरिटी के साथ, हमारे डिफरेंसेस के साथ, ऑफ एटॉमिक मासेस टू ऑल द नोन एलिमेंट्स, जितने उस टाइम के पता थे। मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स विद thought that the information available till then was not final.
ये इंसान ने सही सोचा था, क्योंकि हमने लास्ट जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसमें हमने देखा कि ये बात जो थी वो सच थी कि हमने ये फाइनल नहीं होना चाहिए, फ्यूचर के एलिमेंट्स को भी वो इंक्लूड करना चाहिए पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने ये थॉट ले लिया था, बट इट कुड चेंज, तो इसे चेंज किया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मेंडलीज पीरियोडिक टेबल डिमॉन्स्ट्रेट्स द फॉलोइंग मेरिट्स। तो उनकी क्या क्या अच्छी बातें थी, पहला पढ़ते हैं। एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेर रिवाइज्ड so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties। तो कुछ कुछ के masses रिवाइज किए गए थे, मतलब चेंज किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम was 14.09 and was changed to correct value of 9.4 and beryllium was placed before boron। ठीक है, तो जैसे कि हमारा बेरिलियम ये बोरॉन के बाद था, लेकिन इसके बाद क्या कर दिया हमने, पहले रख दिया, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा था, बोरॉन से ज्यादा था। बाद में हमने सिर्फ 9.4 कर दिया करेक्ट। तो सोचिए उन्होंने क्या किया, कईयों के एटॉमिक मास भी रॉन्ग थे, तो उन्होंने क्या बोला कि इसे करेक्ट किया जाए और इसे 9.4 करके प्रॉपर अरेंज करते हैं। आधा देखेंगे 9 के बाद 10 होता है, फिर 11, 11, तो इस तरह से 14 बहुत आगे हो गया। तो इन्होंने बोला ये 14 नहीं है, रियल में 9 है, तो ये करेक्शन लेके आए और प्लस लोकेशन चेंज की बेरिलियम की, और उसको किसके पहले रखा, बोरॉन के पहले। ठीक है, तो ये उनकी सबसे बड़ी अच्छी बात थी। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स में रिवाइज, और ये कैसे पता चला, उन्होंने रिवाइज कैसे किया, वो जब देख रहे थे, जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे वो, तो प्रॉपर्टी पढ़ते हुए उन्होंने देखा कि ये मैच नहीं खा रहा है, ये अगर इसको बोरॉन के बाद रखते हैं तो ये मैच नहीं खा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने फिर देखा कि इसे यहाँ पे ये 9.4 वैल्यू पे रखें तो कुछ सही हो सकता है। तो फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अरे हाँ, इसका तो रियल में 9.4 ही है, मतलब पहले वाला रॉन्गली डिटरमाइंड था। ठीक है, सो ये बात किया मेंडलीव ने। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनको पता था कि कुछ गैप्स हैं, जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हो कि मैंने 59 वाला फिल कर दिया है और मुझे जो अगला एलिमेंट पता है उसका एटॉमिक मास 72 है, लेकिन मेंडलीव को ये पता वाले, तो मेंडलीव को क्या था कि बीच में भी कुछ एलिमेंट हैं, क्योंकि वो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे कि अचानक से यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हुई। इसका मतलब क्या, कुछ तो एलिमेंट है जो हमें पता नहीं है, जो 2-3 एलिमेंट है ये बीच में आ सकते, तो ऐसी जगहों को खाली भी छोड़ते थे वो। ये देखिए, सो मेंडलीव केप्ट वैकेंट प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। ये इंसान इतना आगे था कि आगे तक की सोच के रखा था कि आगे कुछ तो है। प्रिडिक्शन बोलते हैं इसे, आजकल आप जानते हो ना, फ्यूचर पढ़ना। तो ये सोचिए, ये साइंस का फ्यूचर पढ़ रहे थे कि आगे और हमारे को मिलेंगे। These three of these unknown elements were given the names एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। तो ऐसा नाम उन्होंने दे दिया था, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। तो इस तरह से नाम उन्होंने दिया था। देख लेते हैं उनका। ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने खाली छोड़ा था, एका बोरॉन मतलब बोरॉन की फैमिली का, यहाँ पे ये, और ये एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम की जैसा दिखाने वाला, और एका सिलिकॉन बोला था। इस तरह से ये देखिए, यहाँ से मैच खाता उन्होंने नाम रखा था। तो ये नाम आपको आंसर में लिखना होगा, जो मैच खाता, बोरॉन से मैच खाता एका बोरॉन, एल्यूमिनियम से मैच खाता एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन से मैच खाता एका सिलिकॉन। तो ये नाम उन्होंने दिया था। From the known neighbors and their atomic masses were indicated as 44, 68 and 72। तो उन्होंने इनका मास डिसाइड कर दिया था कि इतने वाले मास वाले का अगला एक स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। स्टेबल स्ट्रक्चर बोल रहे हो, ठीक है। तो वो बनाते थे हाइड्राइड्स ना, तो उनको मालूम था कि इस हाइड्राइड्स या इस ऑक्साइड के बाद अगला ऑक्साइड इस जैसा होना चाहिए, लेकिन वो तब तक पता नहीं था, वैसा कुछ मटेरियल पता नहीं था। तो बोले नहीं, होना तो जरूर चाहिए, चलिए कुछ नहीं तो हम लोग आगे जो पता है उस पर करते। तो इसका ऑक्साइड हाइड्राइड निकाले, लेकिन उनको ये बात पता थी कि एक मिसिंग एलिमेंट है, जो समझिए वो उसका ऑक्साइड, समझिए इसका ऑक्साइड, मैं सिंपल आपको सिंपल शब्दों में समझाता कि ये समझिए डार्क रेड है और यहाँ पे पिंक है। तो ये क्या बोले कि डार्क रेड के बीच में एक रेड भी आना चाहिए, रेड ऑक्साइड भी आना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे फिर पिंक के बाद धीरे से व्हाइट हो जाता है, ऐसे ऐसे होते हैं, हो रहा था। तो ये क्या बोले कि बीच में रेड गायब, मतलब कोई एलिमेंट है जिसका ऑक्साइड रेड होगा।
तो ऐसी बातें करके वो देखते थे और डिसाइड करते थे। और भी ज्यादा डिटेल में, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कैसे पता चलता था उनको कि ये 44, 68 वाले और 72 वाले। और ये भी वो कैलकुलेट कर लेते थे कि अगर इतने वाले मास का ऐसा कलर है, फिर हमने देखा कि 20 वाले का डार्क रेड है, और फिर हमने देखा कि 40 वाले का पिंक है, तो मतलब क्या बीच में 30 वाला कुछ होना चाहिए। तो इस तरह से वो मास भी निकाल पाते थे जो जिसका रेड होगा। तो इस तरह से वो आइडिया निकालते थे। नॉट ओनली दिस, तो एका बोरॉन वाले का 44 था, एका एल्यूमिनियम वाले का 68 था, और एका सिलिकॉन वाले का 72 था। नॉट ओनली दिस बट द प्रॉपर्टीज वेर ऑल्सो प्रिडिक्टेड। बोला ना जैसे कि प्रॉपर्टी भी कर मतलब प्रिडिक्ट कर दी। जैसे कि मैं नहीं बोला एग्जांपल में कि डार्क रेड के बाद रेड होना चाहिए, फिर पिंक होना चाहिए, फिर व्हाइट होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि रेड वाला गायब है, मतलब वो रेड होगा, और वो कैसे रेड होगा, कितना मास होगा, सब कुछ बता पाए थे वो। लेटर ऑन दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ठीक है, तो एका बोरॉन हमारा स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, और हमारा एका सिलिकॉन जर्मेनियम बना। The properties of these elements matched well with those predicted by the बादशाह मेंडली। जो गुरुजी बोले थे वही बात सच हुई थी। सी, अच्छा, टेबल जिसके कन्विंस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल इंपॉर्टेंट एंड दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वाज एक्सेप्टेड इमीडिएटली। उस टाइम पे एक्सेप्ट कर भी लिया गया था। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्रॉपर्टी मेल्टिंग फ्लूइड, फॉर्मूला फॉर क्लोराइड, नेचर, ये देखिए ऑक्साइड हाइड्राइड जो मैं बोल रहा था वही ये लोग फॉलो कर रहे थे। तो उसी के ऊपर से इन्होंने प्रिडिक्ट करते थे वो। चलते हैं आगे। थर्ड, देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस इन मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। नोबल गैसेस क्या होते हैं, जैसे आपने आर्गन सुना होगा, नियॉन सुना होगा, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे ये नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती हैं, ये गैसेस एयर में होती है। आर्गन गैस के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे। तो आर्गन जो गैस होती है नोबल गैस होती है। नोबल मतलब क्या, ये लोग किसी से रिएक्ट नहीं करते। पूरा पीरियड जितने एलिमेंट्स पता है सब लोग नॉर्मली सब लोग किसी ना किसी के प्रेजेंस में, जैसे कि किसी को पानी से रिएक्ट करा सकते हैं, किसी को एसिड से रिएक्ट, किसी को बेस। लेकिन ये लोग ऐसे हैं, ये रिएक्ट ही नहीं करते, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, एकदम मस्त पड़े रहते हैं शांति से, इनको कोई हिला भी नहीं पाता। तो इनको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। व्हेन नोबल गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन वेर डिस्कवर्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी मतलब आप लोगों को पता है 1801 से बोलते हैं 1899 तक को बोलते हैं 19th सेंचुरी। लोगों को लगता है 1901 से, नहीं, 19th सेंचुरी जब उसके पहले वाला नंबर 19 में से एक कम करके 1801 से आप लोग सोचिए। ठीक है, ऐसे होता है। तो 19 से मेंडलीव क्रिएटेड जीरो ग्रुप, और यही जीरो ग्रुप का नाम आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ेंगे। जो अगला होगा हमारा वही है, पीरियोडिक टेबल में भी इसी का नाम था। तो सोचिए, इंसान ने फट से जरूरत के हिसाब से खुद को चेंज कर लिया। तो ये जरूरी भी एक अलग से टेबल के बाजू में एक जगह बना दिया इन्होंने कि जीरो गैसेस भैया इसी में आएंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बड़ी अजब हैं। एक तो गैस है, ऊपर से किसी से रिएक्ट नहीं करते ये लोग। सो विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, बोला ना, तो साइड में उन्होंने बना दिया इन विच नोबल गैसेस वेर फिटेड वेरी वेल। तो ऐसा नहीं है कि आगे अब मतलब चेंज करना है, जैसे कि एक सिरे से पूरा चेंज करने लगूं, या बीच में जैसे कि हमारे न्यूलैंड ने किया था, कहीं कहीं नए बैठे थे, दो दो को साथ में बिठा दिया। तो इनका ऐसा नहीं था कि मैं अपने ईगो पे ले लूं कि मेरा ही टेबल है। इन्होंने क्या किया, सिंपली मैं साइड में टेबल बता के बना के बता भी सकता हूँ। तो इतना इंटेलिजेंट इंसान ये थे। अब डीमेरिट्स मतलब उनकी दिक्कतें क्या थी। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उनकी लिमिटेशंस, वो नहीं बता पाए। इसके अंदर हम लोग वो डिस्कस करते हैं। सो द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम, therefore there was an ambiguity regarding the sequence in Mendeleev's periodic table। ये क्या थी, इन्होंने जैसे कि कोबाल्ट के बाद मतलब हमारे निकल को रखा था। तो ये क्या बोलते हैं लोग, दोनों के जो एटॉमिक मास थे वो सेम थे, फिर भी कोबाल्ट के बाद निकल को क्यों रखा, क्या पैटर्न पे रखा। तो एक्चुअली आप जानोगे, लेकिन ये मेंडेलिव ने कहा, लेकिन ये बात सही थी। आगे हम देखेंगे, सब मैं बता रहा हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रीजन दे दिया। एमपीडी लिखूंगा मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, इसने रीजन दे दिया, मेंडेलिव बेचारा रीजन नहीं दे पाए थे। ठीक है, क्योंकि उसका रीजन एटॉमिक मास से आप नहीं बता पाओगे, इसलिए बेचारे फंस गए थे। क्योंकि ये लोग ने सबको क्या माना, बेसिक जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या थी, एक एटम का मास, उसके हिसाब से ये लोग सब बता रहे थे।
कि कोई एलिमेंट अलग क्यों है और कैसे सेम है, सब कुछ एटॉमिक मास को कंसीडर करके बताते थे। तो ये बेचारे एटॉमिक मास था तो उससे नहीं बताया जा सकता। देखेंगे ये दोनों में डिफरेंस किसके थ्रू बताया जा सकता था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। फिर आइसोटोप्स वे डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेंडलीव्स पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल एज द आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बट different atomic masses. A challenge was posed in placing them in Mendeleev's periodic table. बहुत अच्छी बात बोली। आइसोटोप क्या होते हैं, चलिए आपको मैं अब थोड़ा बता ही देता हूँ। ये देखिए कार्बन होता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये मैं एटॉमिक मास लिखा हूँ, ये लोग का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी इनको बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स जनरली होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और ये सेम होते हैं। उन्हें क्या बोला था, आइसोटोप। ध्यान नहीं, तो कार्बन का आइसोटोप, ये 6 कार्बन जनरली नीचे लिखा था, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाता है, एन और एम। यहाँ पे भी 6 है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे भी 6 है एटॉमिक नंबर। तो ये जो इनका एटॉमिक मास था, ये देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जब चेक करते तो ऑक्साइड ऑक्साइड बनाते थे, सेम बनाते थे लोग, प्रॉपर्टी सेम बनाते थे, कुछ भी दिक्कत नहीं थी ये लोग की। लेकिन भाई अगर हम बात करें मुद्दे की, जो बात थी वो थी कि इनका मास अलग अलग है, तो एक जगह इसके लिए देना चाहिए था, एक जगह इसके लिए देना पड़ता, एक जगह इसके लिए। तो ये मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं था ये जगह, तो मेंडेलीव ने जगह भी नहीं बनाई थी। और एक्चुअली ने सही किया था मेंडेलीव, इसलिए तो बादशाह कहते हैं क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा किया जो इनके लिए अलग सा टेबल नहीं बनाया। तो हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं डीमेरिट से क्या था, आइसोटोप बने, तो आइसोटोप के लिए जगह नहीं थी उनकी उसमें, तो ये भी एक उनका ड्रॉबैक था कि आइसोटोप को क्या करेंगे, कैसे बच्चों को समझाएंगे आप कि आइसोटोप भैया इसे यहाँ रखना है, वहां रखना है, या इसे नहीं रखना है, या नहीं रखना है तो क्यों नहीं रखना है उसे, ये सब आपको बताना चाहिए था, लेकिन मेंडेलीव ये बता नहीं पाए। फिर से वो क्या ध्यान में रख रहे थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात में ध्यान रखेंगे एम को, एटॉमिक मास को, तो ये ध्यान रखे उन्होंने किया था। कुछ कुछ बच्चे अब हिंट पा गए हैं कि मैं किस चीज की बात करने वाला हूँ अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि क्या सेम होने से उन्हें नहीं रखा गया था। चलिए अगर आप लोग समझ गए अभी तक तो तुरंत अभी कमेंट करके बताइए कि वो क्या चीज के बारे में बात है, जिससे हम लोग समझा पाएंगे पहला वाला भी कि कोबाल्ट के बाद निकल क्यों है। फिर उसी तरह से कार्बन के जो हमारे आइसोटोप्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वो सब कैसे एक ही जगह एक ही बॉक्स में उनको लिखना है सिर्फ। ठीक है, देखते हैं जो लोग प्रिडिक्ट कर लिए वो बहुत इंटेलिजेंट है अभी तक इतनी ही बातों से। When elements are arranged in increasing order of atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. It was not possible, therefore, to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. समझ गए, यही बात जो मैं बोल रहा था कि अब समझिए यहाँ पे, समझिए 30 है, मैंने बताया था, मैंने 20 लिया था, सही ना, 20 है और ये 40 है, तो इनके बीच में कोई 30 होगा, तो क्या 21 भी होगा, 22 भी होगा, 23 भी होगा, 24, 25, ऐसे कितने होंगे, और है भी कि नहीं एटॉमिक मास अलग अलग वाले, ऐसे कि सिर्फ 30 ही है। एक तो उन्होंने बता दिया था, जैसे कि हमने देखा था एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, ऐसे करके उन्होंने बता तो दिया था, लेकिन कितने हैं ये हम लोग को समझ में नहीं आता। जैसे कि नंबर्स, ये नंबर्स का ही खेल ना, एटॉमिक मास क्या है, नंबर्स का खेल है, तो ऐसे कितने नंबर भर सकते हैं। और समझिए ये तो छोटे 40 लिम्बी से, कहीं कहीं पे 20, फिर सीधा 59 था, तो इसके बीच में इतने सारे कितने एटॉमिक मास आएंगे। क्या होता है, इससे पता रहता है तो हमको क्या, हमारा एम पता रहता है कि देखो हमें यहाँ पहुंचना है, जिसका एम 90% तो उसको दिन रात मेहनत करना है, जिसका एम पास होना है तो उसे डायग्राम प्रैक्टिस अच्छे से करनी होती है, उसे फॉर्मूले अच्छे से रट के जाने होते हैं, प्लस कुछ कुछ चीजें उन्हें फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि एग्जाम बार बार लिखना होता है, तो इससे पास होने की प्रैक्टिस, किसी की 70-80 ऐसे ख्वाब रहते हैं सबके, तो टारगेट पता उनसे क्या होता है, हमको पता था मेहनत कहाँ करनी है, कितनी करनी है, क्या सब्जेक्ट पे करनी है। अब इनके पास टारगेट ही नहीं था यहाँ पे, कितना एलिमेंट को पता करना, अरे एक पता कर लिया ठीक है, अब और पता करना है क्या, ऐसे है भी कि नहीं, क्योंकि अगर समझो ये बेचारे लोग साल भर दिन रात मेहनत की और मालूम पड़ा सिर्फ 2 ही है इसके अंदर से, एक 30 था एक 50 था,
और एक इंसान ने अपना जिंदगी गवा दिया इसके पीछे, तो उसकी तो बेचारे की लाइफ खराब होगी ना, कि पता ही नहीं चला उसको कि पूरा कितने थे, और रियल में थे दो ही। आज इन्वेंशन मशीन आने के बाद पता चल गया दो ही। तो इस तरह से टाइम हमारा वेस्ट होता, प्लस हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा था, और साइंस का जो जो स्पेस से जो बोलते हैं ना, जो स्पीड से साइंस आगे बढ़ना चाहिए वो रुक जाता है, एक ही चीज को लेकर कितने लोग अटके रहते। तो ये दिक्कत थी हमारे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। फोर्थ आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विथ हैलोजन। देखेंगे कैसे। ग्रुप 7, ग्रुप 7 मतलब वहां पे देखिए ग्रुप 7 है, ये रहा हमारा ग्रुप 7, फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, ये देखिए हमारा ग्रुप 7, और यहीं पे हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा, इसे इरेज करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा है। तो ये लिखने के तरीकों में देखिए, यहाँ पे ये बताएंगे हमको अभी। Halogens shows similarity with halogen. For example, the molecular formula of hydrogen is H2। मॉलिक्यूलर मतलब क्या, जो स्टेबल सबसे पहला मॉलिक्यूल बनता है, एक एच से बॉन्ड बनाता है, तो वो H2, तो ये H2 मॉलिक्यूल होता है सबसे स्टेबल जो रहता है वो। इसी तरह से हमारा वाइल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन आर F2 एंड Cl2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, हाइड्रोजन के और हाइलोजन के। हाइलोजन मतलब मैंने बताया था लास्ट में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटिन। तो फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8 से आप याद कर, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई 8, ठीक है। इस तरह से ये एस्टेटिन है, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। तो इनको भी कैसे लिखते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब जो स्टेबल, पहला स्टेबल स्ट्रक्चर जो इनका दिखता है, तो अगर दो फ्लोरीन है साथ में तो ये स्टेबल रहते हैं, तो ये एग्जिस्ट हो सकते हैं। तो F2Cl2Br2 ऐसे लिखा जाता है इनके। तो ये लिखने में सेम नहीं दिख रहे हमारे हाइड्रोजन की तरह, लेकिन फिर भी इनको ग्रुप 7 में रखा गया और इसे ग्रुप 1 में। चलिए अब और दिक्कत है, देखिए आगे और पढ़ेंगे हम लोग। वाइल द मॉलिक्यूलर, ये इन द सेम वे देयर इज सिमिलैरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टी। ये देखिए केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात हुई थी। देखिए आप लोग आंसर, मैं इसे पॉइंट्स क्यों बताता हूँ, ताकि आप लोग पॉइंट ध्यान रखिए कि जब हम फ्लोरीन और मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बताना है। अब दूसरा चीज हम बात कर रहे हैं, जो दूसरा पॉइंट है चौथे वाले के अंदर, इस हमारे सब पॉइंट है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स मतलब क्या, जो आप जानते हैं सोडियम पोटेशियम लिथियम, इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अल्कली मेटल्स का मतलब क्या है, ये लोग एन वाटर से रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, अल्कलाइन सब्सटेंस बनाते हैं, इसलिए इन्हें अल्कली मेटल कहा जाता है, और वो बहुत स्ट्रांग रहता है, ठीक है, तो इसलिए इनका नाम अल्कली पड़ा है। ग्रुप 1, तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो किससे सेम खाता है, सोडियम पोटेशियम लिथियम से। सो देयर इज सिमिलैरिटी इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स, ठीक है, फॉर्म्ड विद द क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि HCl लिख लेते हैं, तो NaCl भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए Cl को हटा के मैं यहाँ पे Na लिख दिया, तो सेम ऐसे दोनों स्टेबल हैं, लिख सकते हैं हम लोग। तो फिर अब देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो रहा था, किससे, ग्रुप 1 वालों से या अल्कली मेटल से, जैसे ग्रुप 1 में प्लेस था। On the considering the above property, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen is in group of alkali metal or in the group of halogen। तो ये बेचारे कंफ्यूजन थे। तो इस 4th वाला पॉइंट में सिर्फ रिवाइज कराना चाहूंगी कि ये थोड़ा इसमें ज्यादा बातें। देखिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, पहला केस, जो 4th का पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या ए लिख लेते हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका किसका सेम था, ग्रुप 1 का सेम था, एंड जो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन, एंड ग्रुप 7 के हेलोजेंस का था। क्या था, हम इसको हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, इनमें लिखते हैं Cl2 एंड Br2। तो ये पहली बात। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, वेयर इज हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी किससे मैच खा रही थी, was matching with अल्कली मेटल,
और वो कहाँ पे थे ये सब? ग्रुप वन में, ग्रुप वन में। और एंड ऑल्सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड भी सेम थे, जो केमिकल कंपाउंड जो भी बनाते थे कंपाउंड। सो जैसे कि NaCl, HCl, NaOH, मतलब ये OH के साथ मिलके इसे बनाया, तो HOH के साथ मिलके इसे हम जनरली H2O लिखते हैं। तो ये सेम ही थे, लेकिन तो बोलते थे ये केमिकली सेम चीज कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये दोनों में से डिसाइड कहाँ करें, इसमें रखना है कि इसमें रखना है, तो कंफ्यूजन था। तो उनको बता नहीं पाए कि यहाँ पे क्यों जरूरी, यहाँ पे, तो ये बात हम लोग को डाउट में लगी। तो ये चार आपको डिमेरिट्स हो गए। अब हम धीरे धीरे इसके वजह से आगे बढ़े मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। अब देखिए, मैं एक बात बताना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कुछ खामियां हैं, ऐसा नहीं कि ये फुल प्रूफ है, इसमें भी दिक्कतें हैं। लेकिन ये जो है ये बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम्स को, जो इफ एंड बट्स होते हैं कि इफ ऐसा होता तो क्या होता, वैसा है तो क्या, उनको ये सॉल्व करता है। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या बोलते टेबल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। कोई आपके एग्जाम में पीछे में से भी कहानी को जो हमने टर्म्स देंगे, डोबेनाइन्स ट्रायड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, या हमारे मेंडलीव्स जो होता है, ये फेमस है एक्चुअली, इनका क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसलिए उन्हें भी बताना जरूरी था। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, फोर्थ स्टेप पे, और ये हमारा अब ये फाइनल है जो आज वर्ल्ड में एक्सेप्ट हो रहा है, यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द साइंटिस्ट वर्ल्ड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ एटम व्हेन मेंडलीव पुट फोर्थ द पीरियोडिक टेबल। अच्छा, जब ये सामने आया कि अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, बाहर माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, ये सब पता नहीं था। ये सब तो बोहर थॉमसन ने आके बताया बाद में, ठीक है। लेकिन मेंडली को क्यों बहुत क्रेडिट, कि विचार मतलब इंसान ने क्या काम किया, इतना कम चीज अवेलेबल थी, उसके साथ उसने इतना बड़ा टेबल बना। एक्चुअली क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने जो टेबल बनाया था ना, आज का मॉडर्न पीरियड टेबल भी कहीं हद तक उससे मैच खाता है, और वैसा ही टेबल बनाते हैं हम लोग, तो इसलिए उनको क्रेडिट मिलता है कि मेंडलीव ने काम किया था। जैसे आप जैसे इंजीनियरिंग वर्ल्ड में जाओगे तो आप लोग को ज्यादा इज्जत मेंडलीव की भी मिलेगी, ठीक है। So after the discovery of, देखिए, इलेक्ट्रॉन, scientists started exploring the relation between electron number of an atom and atomic number। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो उन्होंने क्या देखा, क्या कहीं रिलेशन है इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर से? क्यों इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर? क्योंकि किसी भी एटम के, अब तक ये लोग समझ गए थे, किसी भी एटम का ये समझिए न्यूक्लियस है, और ये उसका बाहर का ऑर्बिट है, जहां पे ऑर्बिट ये में ऐसा दिखता नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये जो ऑर्बिट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को डील करते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, या सारे केमिकल रिएक्शन आप ये इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे और प्रोटॉन के बेसिस पे बता सकते हो। तो उन्होंने क्या देखा कि इतना सारा रिएक्शन जब इलेक्ट्रॉन अकेला हैंडल कर रहा है, तो मतलब क्या है? अब देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ सेंटर में प्रोटॉन से कुछ लेना देना है क्या, एटॉमिक नंबर से मतलब लेना देना है क्या। धीरे धीरे देखिए गुत्थी आगे पहुंच रही है। पहले मेंडलीव में के टाइम पे सिर्फ एटॉमिक मास पता था, स्टोरी देखेंगे कैसे जा रहा है, एटॉमिक मास पता था, उसके उनके पहले एटम का स्ट्रक्चर पता ही नहीं था, जो मैं आपको स्टार्टिंग से ड्रॉ कर रहा हूं, पता ही नहीं था। फिर आया इलेक्ट्रॉन, जे हमारा थॉमसन, उससे कि ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर पता चला, हमको स्ट्रक्चर पता चला, और स्ट्रक्चर के बाद हमको देखा कि क्या रिलेशन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अब इस और ये एटॉमिक नंबर से अब देखेंगे धीरे से हम लोग एटॉमिक नंबर पे ही सीधा जंप मार लेंगे। अब एटॉमिक नंबर पे जंप मारेंगे। द एटॉमिक नंबर इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ओनली इंडिकेटेड द सीरियल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो उनका जो था वो सीरियल नंबर दिखाता है कि सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसा था, एटॉमिक नंबर उसको कंसीडर किया गया था, ठीक है। तो ज्यादा यूजफुल चीज नहीं थी उनके में। लेकिन इन 1913 एडी द इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोसले, बोला ना ब्रिटेन के थे ये वॉर में, डिमॉन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट डन यूजिंग एक्सरे ट्यूब that atomic number of an element corresponds to positive charge on the nucleus and or the number of protons in the
nucleus of the atom of that one. This reveals that atomic number is more fundamental property of an element than its atomic mass according to statement of the modern period law. ये चेंज करेंगे हम लोग, देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर से स्टोरी हम लोग कर लेना है। हमको क्या था, मोस्ले, फिर से मोस्ले के पहले मेंडलीव एटॉमिक मास माना इन्होंने। उसके बाद आया इलेक्ट्रॉन के बारे में लोगों को पता चला, जे जे थॉमसन थे, उनका स्ट्रक्चर गलत था। फिर इसके बाद जो हम बोहर आते हैं, बोहर एक्चुअली मोजले के टीम में थे। आप लोग एक फैक्ट बताएं, जो आप बोहर मॉडल पढ़ते हो, हेनरी मोजले एंड जो डी ब्रोगली बोलते हैं आप लोग, जो या बोहर की बात करते हैं, ये सब एक टीम के मेंबर थे। तो बोहर ने साइड में क्या कर दिया था, एक मॉडल यहीं पे हमको बता दिया था कि ऐसा है हमारा पूरा ये एटम, इस तरह से कुछ दिखता है। तो उन्होंने बोला सेंटर में पॉजिटिव है और बाहर की तरफ निगेटिव है, और ये जो निगेटिव वाला ये बहुत सारे रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये रिएक्शन कंट्रोल कर, लेकिन और डिटेल में जाते हैं कि इसके सेंटर में क्या है। तो सेंटर में जैसे हमको मालूम पड़ा पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से था। अब प्रोटॉन को लोग ने बोला कि ये एटॉमिक नंबर है एक एलिमेंट का किसका, एलिमेंट का। पहले थे सब लोग सोचते थे ऊपर से, उसके मेंडली के पहले क्या देखते थे, ऊपर से सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी देखते थे कि कैसे कैसे दिखते थे, ठीक है। फिर उसका मेंडली बोला नहीं, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, एटम को लेते हैं। उनके हिसाब से एटम कैसा था पता नहीं था, तो समझिए ऐसा बॉक्स रहता है, इसका वजन कितना है, इसकी तरह। अब आगे बढ़े, अंदर घुसे, इलेक्ट्रॉन पता चला। तो इलेक्ट्रॉन के बाद हमको पता चला कि प्रोटॉन पे जाते हैं, एटॉमिक नंबर से कुछ रिलेटेड। प्रोटॉन के बाद मालूम पड़ा कि ये तो सीधा हम सेंटर में घुस गए, न्यूक्लियस के अंदर घुस गए। अब तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन था, और या उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, उसके जो नंबर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे प्लस हमारा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का रिलेशन रिस्पॉन्सिबल था हर एक केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए या सेम रहने के लिए। तो हम एटम के भी अंदर घुस गए। तो अब जब एटम के अंदर घुस गए तब पता चल गया कि नहीं, अब एटॉमिक मास क्या लेना देना। एटॉमिक मास मतलब क्या हुआ कि एक मशीन बाहर से बंद है, उसका सिर्फ वजन लेके बताएं कि ये मशीन इतना किलो का कुछ प्रोडक्ट बना देगी, लेकिन अंदर जाके पता चला कि इस मशीन के अंदर अगर हम लोग ऐसे बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, अगर पार्ट्स के नंबर बढ़ा दें तो वो मशीन ज्यादा प्रोडक्ट बना पाएगी। तो वही चीज जो हम अंदर घुसे एटम के अंदर, तो हमको पता चला कि नहीं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज्यादा मैटर कर जाते हैं। तो इस तरह से हमको मालूम पड़ा कि एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद एक रूल आया, एक देखिए रूल के बारे में कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे हमारा मेंडलीव में था एटॉमिक मास बोला था, ये चेंज हो गया। अब मतलब क्या, जो हम जब हम पीरियड्स मतलब ऐसे जाते हैं, एक 1 2 लेफ्ट टू राइट जाते हैं ऐसे पीरियड्स में, तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट चेंज होना, और एक पर्टिकुलर नंबर के बाद इसके बाद इतना चेंज होना, इसके बाद इतना चेंज होना, इसके बाद इतना चेंज होना। प्लस हम जब सीरीज में नीचे ग्रुप में नीचे जाते हैं, ऐसे एक पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप नीचे जाते हैं, तो ये वाले इसमें से इसमें इतना चेंज, फिर इसमें से इतना चेंज, फिर ये वाले से इसमें क्यों इतना चेंज है, फिर इसमें क्यों चेंज, ये सब जो चेंजेस हैं प्लस इसमें सेम क्या है, ये सब का रीजन है एटॉमिक नंबर। उनके एटॉमिक जो उनके नंबर हैं, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर, या तो बोल सकते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिस्पॉन्सिबल है मेल्टिंग पॉइंट, हाइड्राइड्स, ऑक्साइड, इन सब का स्ट्रक्चर अलग होने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट अलग होने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट अलग होने के लिए, फिर बहुत सारी चीजें, सब का रिस्पॉन्सिबल है एटॉमिक नंबर। ये बात अब प्रूफ हो चुकी थी। कौन से एक्सपेरिमेंट से, एक्सरे ट्यूब से हमने किया था। इन्होंने क्या बोला था, एक्चुअली क्या होता है, ये कोई यहाँ पे था, मेटल था हमारा, इस पे एक्सरे यहाँ पे बम्बार्ड करते थे, जो हमारी वेवलेंथ निकलती थी, इससे ये लोग ने हर एक का एटॉमिक नंबर डिसाइड करने लगा। ये दूसरा मेटल है, यहाँ से फिर वेव हिट की, और एक्सरे वेव हिट करने का जो वेव निकली उसको रीड किया, फिर बताया कि ये वाले एटम का इतना एटॉमिक नंबर है। तो मतलब क्या, उन्होंने रे को यूज करके
उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना शुरू कर दिया था, और वो बात सच थी, और आज तक वही सच। फिर एक थर्ड, फिर ऐसे ही ये लोग करते थे, फिर एक्सरे भेजते थे, फिर देखते थे कि जो आई वेवलेंथ इतनी है, तो जो आई वेवलेंथ है और ये मेटल के बीच में रिलेशन थे, तो इसे बोलते थे इसका एटॉमिक नंबर इतना है। तो ये एक्सरे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था, शॉर्ट में आपको बताऊं तो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मोज़ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाता है। अब हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो जो अच्छी चीजें हैं, प्लस उसमें क्या कैसे पैटर्न है, क्या लेफ्ट टू राइट पैटर्न जो हम इतने देर से मेंशन कर रहे थे कि लेफ्ट टू राइट सिमिलैरिटी प्लस डिफरेंसेस, उस सब का रीजन क्या है, तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दबाना, लोगों में शेयर भी करना, और प्लस सब्सक्राइब करके जरूर जाना। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।